डॉक्टर सुबोध गोयल BHEL से कंसल्टेंट। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर BD पांडे से बात की थी आर्थराइटिस के सिम्टम्स और शुरुआती जानकारी के बारे में। आज हम उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में दोबारा डॉक्टर पांडे सर से बात करेंगे आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। सर के एक्सपर्ट ओपिनियंस लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसके ज़रिए हम अपने मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दे सकें। सर कृपया बताएं। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर बिमलेश सर पांडे है और मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। सर जनरल पब्लिक के लिए कुछ बताएं डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ताकि वो हाउ कैन दे मैनेज देयर पेन एट होम बाय सेल्फ। बहुत बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय लेता है ओपीडी में। मैं क्या खाऊं कि मेरा गठिया कंट्रोल हो। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसमें ये पता चला है कि फूड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है एक्सेप्ट गाउट। गाउट एक ऐसा गठिया है जिसमें कहा जाता है कि आप कैलोरिक रिच फूड खाएंगे जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है तो गाउटी अटैक होगा। उसमें हम कहते हैं कि आप वाइन ना पिए, अल्कोहल ना ले, रेड मीट ना ले, आप सी फूड ना लें और शुगरी बेवरेज ना लें जो गाउट का है। क्या ये चीज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड में प्रभावी है? इनडायरेक्टली ये देखा गया है जो ओबीज होते हैं, जो मोटे हैं, उनकी गठिया कंट्रोल ही नहीं होती जल्दी। यानी ओबेसिटी कंट्रोल करने से गठिया का कंट्रोल होता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं उनकी ओबेसिटी को एक टारगेट रखूं और ओबेसिटी के बारे में बात करते हुए वेट घटाऊं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारी इंडियन डाइट में क्या कमी है? प्रोटीन की कमी है। इतनी ज्यादा प्रोटीन की कमी है कि वो प्री डायबिटिक हो चुके होते हैं, ओबीज हो चुके होते हैं। उनको प्रोटीन और प्रोटीन कैसे खाना है ये बताना जरूरी है कि शाकाहारी लोग हैं, दाल कैसे खाना है, कितने तरह की दाल है, क्यों खाना है दाल को क्यों गाउटी दाल ना बनाया जाए। जैसे आप कहते हैं ना दाल मखनी इज ए गाउटी प्रिपरेशन, लेकिन सिंपल दाल इज नॉट ए गाउटी प्रिपरेशन। तो क्यों दाल कैसे लें, कैसे हम प्रोटीन पनीर से लें, सोयाबीन से लें जो कि सस्ता भी है। जो नॉनवेज खाते हैं उनको कैसे क्लीन मीट दिया जाए। क्लीन मीट मीन्स व्हाइट मीट दिया जाए, रेड मीट ना दिया जाए जिससे गठिया बढ़ता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा सर, ये जितने भी मसाले हैं नेचुरली उसमें कुछ अमाउंट एंटी आर्थराइटिक है। तो हाउ टू यूज नॉट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मसाला नहीं, ये थोड़ी सी मसाले से आपने दालचीनी दाल में डाल दी, इट हैज सम प्रॉपर्टीज। आप जब हल्दी लेते हैं तो उसमें इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो अगर आप दाल में आधी चम्मच डालते हैं तो आप 1 चम्मच डाल दें, डजंट मैटर, इट हैज सम प्रॉपर्टी। गर्म खाना लेना है क्योंकि अगर आप ठंडा खाना लेते हैं तो आपको पता चलता है कि यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, स्पेशली ठंडक के दिन में बहुत अनकंफर्टेबल लोग फील करते हैं। तो गर्म खाने का इस्तेमाल करें। कुछ डिजीज ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि फूड आइटम्स कैन प्रोवोक आर्थराइटिस, कुछ है, लेकिन वो 100% नहीं है, इसलिए उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस पर बहुत वर्क हुआ है, काफी रिसर्च हुआ है और ये कहा जाता है, जो सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कि मैं दूध दही नहीं खा सकती हूँ। हमें तो मना कर दिया गया है। आयुर्वेद के डॉक्टर ने कहा कि दूध दही खाएंगे तो गठिया खराब हो जाएगा। तो मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में काफी रिसर्च हुआ। मेडिटेरेनियन डाइट है क्या? फल, सब्जियां, सिंपल सीरियल, चीज, मिल्क, योगर्ट, ये सारी चीजें, और फिश एंड एग। मेडिटेरेनियन डाइट सबसे अच्छा डाइट है हमारे लिए। अब हम अगर फिश नहीं खा रहे हैं और एग नहीं खा रहे हैं तो बाकी चीज तो हम खा सकते हैं। तो दूध दही पनीर कतई बंद ना करें। ये आपकी कैल्शियम का भी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप आरओ के जब पानी पीते हैं तो यू एक्चुअली मेक इट लेस कैल्शियम रिच। तो ये भी हमें पता है कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत ज्यादा है। तो ये आप दूध दही तो बंद ना करें। अगर वो पचा पाता है इंसान तो जरूर उनको दें, कभी भी मनाही नहीं होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स जो आप बताना चाहें ताकि इसको और वर्सन ना करें लोग? ओके। और क्या इसका कोई हेरिडिटरी डोमिनेंस भी है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज पास ऑन विद फुल फ्लेज ना हो? तो कुछ क्या लगभग सारे के सारे आर्थराइटिस हैज ए जीन, और बिना जीन का ये आर्थराइटिस का फ्लेयर होना बड़ा मुश्किल है। बहुत कम ही ऐसे आर्थराइटिस है जिसमें जीन नहीं होता है।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जीन है, एंकालोजिंग आर्थराइटिस में जीन है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, सोरियाटिक आर्थराइटिस में जीन है जो बेसिक है, लूपस में जीन है, स्क्लेरोडर्मा में जीन है। तो बिना जीन का तो होता नहीं। लेकिन अगर आप सोचें इस तरह से, अगर ये जेनेटिक ही पूरा होता तो माँ को भी लूपस हो गया होता, बच्चे को भी लूपस हुआ होता। yes. तो माँ तो एक्चुअली जिस दिन पता चलता कि हमको लूपस है तो अगला बच्चा ही नहीं पैदा करती क्योंकि उसको भी लूपस होगा। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है, स्किप आपको मिलेगा, फैमिली का कांग्रेगेशन मिलेगा। यानी कुछ कुछ फैमिली में आप देखेंगे भाई को भी रूमेटॉइड है, बहन को भी रूमेटॉइड है, माँ को भी रूमेटॉइड, वो 4% है। yes. बाकी में जीन होने के बावजूद भी कुछ कुछ जीन एस्केप कर जाते हैं क्योंकि आप व्यक्ति के रूप में 50% फादर है, 50% मदर है। तो माँ से अगर 50% जीन मिल भी गया, फादर का अच्छा प्रोटेक्टिव जीन है, या फादर से जीन मिल गया जिसमें आर्थराइटिस का जीन है और माँ में नहीं है, तो आप शायद सेव कर जाते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, क्या प्रोवोक कर सकता है इस जीन को? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोवोकर ऑफ आर्थराइटिस। इसीलिए अगर फैमिली में जीन हो, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे को HLA-B27 है, तो मेरे बेटे को भी HLA-B27 होने के चांसेस है। लेकिन ये भी समझना होगा कि 16 HLA-B27 में एक को डिजीज होगा, यानी 100 लोग जिनका HLA-B27 होगा, सिर्फ 6 को डिजीज होगा। ये 94 लोग को डिजीज नहीं होगा। तो केवल जीन हो जाने से रोग हो ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस है आपका जीन का। आप क्या करेंगे कि ना हो? आप कोशिश कीजिए कि इफ नोन आप भी HLA-B27 पॉजिटिव और आपकी वाइफ भी HLA-B27 पॉजिटिव, तो आपके बच्चे को तो होने के डबल जीन है। आप ना करें। क्या हम शादी के पहले अपनी बात बताते हैं कि हमारे को HLA-B27 है? तो ये सवाल अगर मैं अपने आप से कहूं तो मैं कहूंगा कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं है जिसमें हम जीन का एनालिसिस पहले करें, शादी के पहले करें। लेकिन फैमिली हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है। हम जीन के एक्टिवेशन को रोक सकते हैं। वन इज स्मोकिंग एंड वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी होने से बचाएं तो शायद हमारे जीन का एक्टिवेशन कम हो। इन्फेक्शन एक्चुअली हमारे जीन को भी प्रोवोक करती है, तो हम इन्फेक्शन से अगर बच रहे हैं, जैसे किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को लूपस का जीन है और उसको एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन मिला, तगड़ा वाला मिला, तो उसके होने का चांसेस है। चिकनगुनिया आपका सर क्लासिकल एग्जाम्पल है कि आपकी जीन पड़ी हुई थी बॉडी में, एक चिकनगुनिया का वायरस आया, उसने जीन को एक्टिवेट कर दिया और आपको आर्थराइटिस हो गई। तो जीन तो कई जगह है, एक्टिवेट कब होगा ये हमें नहीं पता। टारगेट to the treatment, how do you approach for the treatment? गोल है कि हर जॉइंट, अगर जॉइंट का डिजीज है, वो शांत रहे और पूर्ण रूप से शांत रहे। ना केवल उसमें सूजन चली जाए, उसमें दर्द भी चली जाए। नॉर्मल फंक्शनिंग यानी वो व्यक्ति अपनी जिंदगी का हर कार्य कर सकता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कर सकता है। अगर मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, मैं बार बार अपने को एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने को कहता हूं कि मैं रूमेटॉइड का पेशेंट हूं, मैं एंकाइलोजिंग का हूं। तो मैं एंकाइलोजिंग में आपको सुबह सुबह अकड़ाहट होती, तो आप क्या कहेंगे? आपकी डिजीज की ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि मैं सुबह आराम से उठ पाऊं, आराम खूब बढ़िया से एक्सरसाइज कर पाऊं, तैयार होकर हॉस्पिटल आऊं, सारे पेशेंट्स को आराम से देख पाऊं, बिना थकावट के आराम से सो पाऊं। क्योंकि एंकाइलोजिंग में रात को आप सोते हैं, पूरी कमर अकड़ जाती है। यानी फंक्शनल एबिलिटी पूरी होनी चाहिए। मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि इज दिस इंडिविजुअल एबल टू अर्न हिज और हर लाइवलीहुड। और ये जरूरी है क्योंकि हम सब इकोनॉमिक वर्ल्ड में है। अगर गठिया हो जाता है तो इकोनॉमिकली हैंडीकैप हो जाता है, तो कमा नहीं सकता है। तो मेरे लिए व्यक्ति का नॉर्मल रहना बाय मेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो वो मेरा पहला टारगेट होता है कि 3 महीने में वो व्यक्ति जिसका इलाज मैं कर रहा हूं वो पूरी तरह से फंक्शनली नॉर्मल हो जाए एंड इज एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों जीऊं अगर मैं नॉर्मल ना हूं? हाँ, दवा के साथ होगा, बिना दवा के नहीं हो पाता है। अगर किसी का जॉइंट डैमेज हो गया है तो रिहैबिलिटेशन के लिए क्या हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं? बहुत प्रोविजंस हैं सर। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे जिसकी कमर इतनी झुकी हुई है, आप धीरे धीरे लगे हैं और उसको धीरे धीरे मोबिलाइज कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन की मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले आप इतना ही कर पा रहे थे, फिजियोथेरेपी के साथ और दवाओं के सहयोग से आपकी इतनी मोबिलिटी हो गई, कुछ दिन के बाद पूरी मोबिलिटी हो गई। तो ये देखा जाता है। हाँ, जिनकी रीढ़ की हड्डी जुड़ गई है, क्योंकि उसमें अगर हड्डियां बढ़ के जुड़ गई है, सिंडेस्मोफाइड बन गया, तो नहीं होगा। लेकिन जहां भी संभव है वहां हो सकता है। हाथ टेढ़े हो गए, ये सुन के आश्चर्य होगा कि टेढ़े हाथ में भी देयर इज अ वर्ड जो हम उर्दू से लेते हैं, गुंजाइश है कि वो थोड़ा सा और सीधा हो जाए। वो फिजियोथेरेपी से संभव है, एक्सरसाइज से संभव है। तो एक्सरसाइज इज अ ट्रीटमेंट पार्ट। और ये जान के आश्चर्य होगा कि यूलार, एक यूरोपियन लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म का जो ग्रुप है,
वो बहुत बड़ा भाग गठिया के इलाज में एक्सरसाइज को मानता है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी दवाइयां बढ़ेगी नहीं, तो आपको एक्सरसाइज करना है। वो एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो एक ट्रीटमेंट के पार्ट में सबसे लास्ट नहीं है, शायद वो सबसे आगे है कि वो आपको मनोबल भी देता है, प्लस उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड यू फील हैप्पी कि यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे लगा काफ़ी अवेयरनेस इससे क्रिएट होगा, और फ्यूचर में भी इस टाइप के संवाद होते रहने चाहिए, ताकि मरीजों को और जनरल पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए इन चीज़ों से। थैंक यू। धन्यवाद सर। प्राउड फील करता हूँ कि आपने हमसे सवाल पूछा है, और आप BHL में हैं, और हमें बड़ा सौभाग्य मिलता है जब आपके पेशेंट्स को हम इलाज करते हैं और उनको ठीक होता हुआ देखते हैं, तो वी फील वेरी रियली प्राउड, बहुत खुशी होती है। और जो आप लोग का सहयोग मिलता है एज ए पार्टनर, द पार्टनरशिप ऑफ, We always want our patients to be in safe hands, Yes. in the best hands. सो वो पार्टनरशिप बहुत अच्छा काम करता है, एंड इज बेस्ट फॉर म्यूचुअली टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिज्ड बाय वन कॉन्सेप्ट, Yes, patient first. patient care. Yes, it's amazing, sir. Thank you. Thank you, sir.